नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का वाईसीटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग एक नई पहल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सभी एग्जाम्स में, जीएस के सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को हम यहां पर, जो वास्तविकता में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, हम उनके बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। और डिटेल में यहां पर आप देखेंगे कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपसे शेयरिंग करेंगे। और यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पुष्टि के लिए भी दिखाता चलूंगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग हर सब्जेक्ट में यही करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस के बारे में, और जीएस का बेसिकली हम जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक्स दोस्तों, या फिर इंडियन इकोनॉमी आप कहेंगे कि हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पूरा का पूरा सिलेबस और हर टॉपिक पर कम से कम 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वही क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। और देखिएगा कि आगे आने वाले जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन कुछ जो करंट के होंगे उसको अगर हम छोड़ देंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं पर से आपकी एग्जाम में पूरे के पूरे डिक्टो लैंग्वेज में हो सकता है कि पूछ लिए जाएं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन करना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम ऑप्शंस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। ऑप्शन एक दिया हुआ है विदेशों से प्राप्त संसाधन आय, दूसरा ऑप्शन दिया है शुद्ध विदेशी निवेश, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति या आय, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सकल विदेशी निवेश। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर वास्तविकता में इसको डिस्कस किया जाए तो पूरी की पूरी क्लास इसी क्वेश्चन पर खत्म हो सकती है। हम बहुत ही कम समय में आपको यह समझाने में प्रयास करते हैं, यह समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हम आपको पहले जीडीपी के बारे में बताते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, शब्द पर अगर फोकस करेंगे तो परिभाषा में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप शब्द पर फोकस करने में सफलता पा जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर देते हैं। तो पहला जो हमने टर्म लिखा है बोर्ड पर, वह है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। अगर परिभाषा के रूप में हम इसको आपसे डिस्कस करें तो परिभाषा के रूप में आप कहेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक देश की सीमाओं के भीतर, अब घर है, डोमेस्टिक है, तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, हम उसको जीडीपी के रूप में परिभाषित करते हैं। समझिएगा, डोमेस्टिक का मतलब घर, और घर में प्रोडक्शन। अब भारत क्या है? हम लोगों का घर है, हम नागरिक हैं तो हमारे लिए घर है। अब घर में चाहे हम प्रोडक्शन करें, नागरिक प्रोडक्शन करें, चाहे विदेशी, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो सिटीजन प्रोडक्शन करे, चाहे तो फॉरेनर प्रोडक्शन करे, चाहे तो भारतीय नागरिक करें, चाहे विदेशी, दोनों के द्वारा उत्पादन किया गया जो वैल्यू होगा, अंतिम प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, उसको जीडीपी में ऐड करते हैं। जीडीपी की परिभाषा में 3 शब्द फोकस रखिएगा। भारत देश की सीमा के भीतर हो, भौगोलिक, आर्थिक, वायुमंडलीय सीमा, हर सीमा के भीतर उत्पादन हो, और एक वित्तीय वर्ष में, और समस्त अंतिम चीज याद रखिएगा कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। दूसरा देखिएगा जीएनपी के बारे में। चलिए जीएनपी को समझ लीजिएगा। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जीडीपी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अलग है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये नेशनल जो होता है वो राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय से हम कह देते हैं राष्ट्रीयता से, हमारी नागरिकता राष्ट्रीयता है। अब देखिएगा, बहुत सारे भारतीय नागरिक होते हैं जो भारत में तो उत्पादन करते ही करते हैं, इसके साथ विदेशों में भी उत्पादन करते हैं। कहां पर उत्पादन करते हैं? विदेशों में भी। तो पूरा का पूरा उत्पादन जो समस्त भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जाएगा, समस्त भारतीय नागरिकों को, पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो रहा होगा तो हम उसको जीएनपी में ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कमी होती है। तो इसका कहने का मतलब यह है, अगर भारत में कोई विदेशी उत्पादन करेगा तो क्या वो जीएनपी का हिस्सा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो उस देश की जीएनपी का हिस्सा होगा जिस देश का वह नागरिक होगा। तो यही अंतर है।
मूलभूत अंतर यही है। तो जीएनपी यह फोकस करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, ना कि यह कि उत्पादन कहां पर हो रहा है। और जीडीपी क्या है, उत्पादन कहां पर हो रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है, यही अंतर है। तो यहां पर पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा था, अब इसको जो अभी एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करिए। क्या क्वेश्चन था, जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी कह रहे हैं कि अंतर बराबर है। किसके अंतर बराबर है, तो देखिएगा द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गलत है, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा देखिएगा शुद्ध विदेशी निवेश, भैया इसमें केवल निवेश आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कह रहे हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति या आय। और चौथा ऑप्शन है सकल विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश और सकल विदेशी निवेश थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो जब विदेशी निवेश नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। बचता जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति या आय। मतलब समझिएगा, मतलब कहने का मतलब है, अब देखिए जब कुछ विदेशी नागरिक जो भारत में कार्यरत हो काम कर रहे होंगे, उनको कुछ वेतन मिलता होगा, वो अपने देश में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा भेजते होंगे, तो उसको क्या करेंगे, जीएनपी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कुछ भारतीय नागरिक जो विश्व के किसी कोने पर उत्पादन कर रहे होंगे, आपको पता है सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, अमेरिका, इस तरीके के देशों में भारतीय नागरिक काम करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भारत में पैसा भेजते हैं। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है आपका जीडीपी और जीएनपी का अंतर। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं पहला वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, यदि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यदि मतलब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर कह रहे हैं निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यदि मतलब देखिएगा ऑप्शन क्या है, कह रहे इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, कह रहे औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तब। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तब। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास जो है यह कब ऊंची दर का संकेत नहीं करती, कब ऊंची दर का संकेत नहीं करती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, सबसे पहले यह बताइएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि नहीं, सुनिएगा पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लीजिएगा। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक समृद्धि या वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब क्या है, मतलब देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो, टोटल आउटपुट में वृद्धि हो, मतलब नेशनल इनकम में वृद्धि हो। और गुणात्मक का मतलब क्या है, गुणात्मक का मतलब है लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, कल्याण के स्तर में सुधार हो, खुशहाली में वृद्धि हो, आशातीत। तो दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकल कर आता है। लेकिन वही दूसरा एक टर्म होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो संबंध होता है यह वस्तुतः जो होता है यह डेवलप्ड नेशन से संबंधित होता है। डेवलप्ड नेशन का मतलब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, इस तरीके के जो देश होते हैं वो विकसित राष्ट्र होते हैं। और विकसित राष्ट्रों में इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि दर्ज की जाती है। और जबकि विकासशील राष्ट्रों में क्या दर्ज किया जाता है, विकासशील राष्ट्रों में आप देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर्ज किया जाता है, आर्थिक विकास दर्ज किया जाता है। अब देखिए दो अंतर हो गए, मेन अंतर आपको बता दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। अब भारत कैसा देश है, भारत एक विकासशील देश है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहे हैं कि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। कब नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तब। औद्योगिक उत्पादन क्या कहना है, कृषि
उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो जाता है तब? नहीं भैया, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिएगा, कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो जाता है, यह भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर देखिएगा, देखिए कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं तब? देखिए हम आयात कब करेंगे? जब हमारे पास खूब सारा पैसा होगा। खूब सारा पैसा होगा तो हम खूब सारा आयात करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों का आयात करेंगे। निर्यात कब करेंगे? जब हमारे यहां पर तकनीकी अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे तो हम उनका निर्यात करेंगे जब वैश्विक बाजार में डिमांड होगी। तो हमारा चौथा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। आर्थिक विकास तब अच्छा सो नहीं करता है जब निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती रहती है, सी ऑप्शन। अब देखिए, भारत विकासशील देश है। ऑफिशियल अगर हम आपसे बातचीत करें तो भारत की पॉपुलेशन 2021 का जब सेंसस आएगा तो हम 130 करोड़ प्लस ही मिलेंगे, 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारी मिलेगी। और कोविड जैसे पेंडेमिक के बाद स्थिति और बिगड़ गई, बेरोजगारी और ज्यादा फैल गई, और बेरोजगारी फैलने के साथ साथ आप देखेंगे, अब देखिए कोविड का पेंडेमिक आया, संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। संपूर्ण लॉकडाउन में उत्पादन की प्रक्रिया तो प्रभावित हुई, केवल कृषि का उत्पादन होता रहा, औद्योगिक उत्पादन बंद हो गया। तो उत्पादन प्रभावित हुआ तो जो लोगों के पास सेविंग थी, अपनी पर्सनल सेविंग थी, वह भी खत्म हो गई। तो जो कुछ लोगों की सेविंग थी वो क्या हुए? वो गरीब हो गए। और फिर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही। तो यह जब तक रुकेगी नहीं, यह जब तक कम नहीं होगी, निर्धनता और बेरोजगारी को अगर हम कम नहीं कर पाएंगे तो हम एक प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, बहुत अच्छी संकेत के रूप में नहीं दर्शा सकते। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे संबंधित है, कह रहे योजना आयोग से। भैया अस्तित्व में ही नहीं है, खत्म हो गई है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थान किसने ले लिया है? आज के टाइम में नीति आयोग ने ले लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी और योजना आयोग को नीति आयोग ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। पहला गलत हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से, मौद्रिक नीति से संबंधित है। यह मौद्रिक नीति बनाएगा, पैसे रुपए का लेन देन करेगा, ठीक है। लेकिन तीसरा देखिएगा, वित्त मंत्रालय से, और चौथा क्या है? वित्त आयोग से। अब वित्त आयोग का पहले देख लीजिएगा। वित्त आयोग के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में की गई है। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या जब भी वह उचित समझे तो केंद्र और राज्यों के बीच में एक प्रकार से जो टैक्स केंद्र सरकार के पास आता है उसका बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो आर्टिकल 280 से संबंधित है, यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण नहीं संबंधित है। लेकिन ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय से आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित होता है। थोड़ी सी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अगर हम आपसे बातचीत करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है यह बेसिकली हम देखेंगे कि बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है, बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आर्थिक सलाहकार विभाग के द्वारा, भारत के वित्त मंत्रालय में एक आर्थिक सलाहकार विभाग है, आर्थिक सलाहकार विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? इसका पब्लिकेशन किया जाता है। यह वास्तविक डाटा पर आधारित होता है, वास्तविक डाटा पर आधारित होता है कि भारत ने पिछले वर्षों में कितनी ग्रोथ दर्ज की है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या हुई है, नेशनल इनकम क्या है, उत्पादन कितना हुआ है, किस क्षेत्र में भारत को एक प्रकार से हानि हो रही है, हमारा इंपोर्ट कितना है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, हम किस क्षेत्र में लाभ अर्जन कर रहे हैं, ये सारी की सारी विशेष चीजें इसमें होती हैं। और आगे का रास्ता तय किया जाता है, आगे के बारे में भारत किस प्रकार से गति करेगा इसके बारे में भी इंडिकेशन मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बहुत बढ़िया प्रश्न है और कहेंगे तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहां पर बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए पीसीएस प्री, वो भी चंडीगढ़ की पीसीएस प्री 2018 को क्वेश्चन है। और मैं आपको, अगर ये आप इसमें से मोस्ट ऑफ द अगर कर्व आप तैयार करके जाते हैं तो आपको यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में और इवन यूपीएससी में भी
कहीं ना कहीं पर इससे एक आधे क्वेश्चन हर 1-2 साल में रिपीट होते रहते हैं। अब समझिएगा, कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय, आय का वितरण मापा जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय, आय का वितरण मापा जाता है। कह रहे हैं कि फिलिप्स कर्व से, किससे, यहां पर फिलिप्स है, फिलिप्स कर्व से, दूसरा लॉरेंज कर्व से, तीसरा है मार्शल कर्व से और चौथा है लाफर कर्व से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम पहले बात करें फिलिप्स कर्व के बारे में, फिलिप्स कर्व का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, फिलिप्स साहब, आर्थर और फिलिप्स साहब आप कह सकते हैं इनको। इनका जो डाटा था वो रियलिटी पर बेस्ड था और इन्होंने क्या किया था, एक रिलेशन बनाने का प्रयास किया था मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बीच में और इन्फ्लेशन के साथ साथ, मुद्रास्फीति के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। मतलब समझिएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य इन्होंने संबंध दर्शाने का प्रयास किया था और इसी को हम फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। और यह रेखा चित्रण कुछ इस प्रकार से इंडिकेट होता है, यह रेखा चित्रण कुछ इस प्रकार से इंडिकेट होता है। वाई एक्सिस पर हम इन्फ्लेशन को शो करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाते हैं। यह बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य में विपरीत संबंध है, इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली रिलेशन का मतलब यही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, इंप्लॉयमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में कंफ्यूजन बनता है तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिलिप्स साहब ने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य में संबंध दर्शाया था, तो आय का वितरण इससे नहीं मापा जाता। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर हम मार्शल वक्र के बारे में बातचीत करें, मार्शल वक्र का जो संबंध है वह मुख्यतः है, आप देखेंगे कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से, मतलब मुद्रा के अवमूल्यन से। मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन का यहां पर अर्थ है कि हम वैश्विक स्तर पर अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम अपनी घरेलू मुद्रा की कीमत को कम करते हैं। घरेलू मुद्रा की कीमत को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इससे क्या होता है, वैश्विक बाजार में हमारी चीजें क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं, और जब हमारी चीजें सस्ती हो जाती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा जो होता है ये डिवैल्यूएशन चाइना हमेशा करता रहता है। हर 2-3 साल में अपनी करेंसी का कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ परसेंट डिवैल्यूएशन करता रहता है। इसीलिए तो उसका ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा एक प्रकार से पार्टनर है चाइना। और भारत, आपको भारत में गिने चुने तौर पर बता दें तो डिवैल्यूएशन 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ है, फिर हमने जब 1962 का वार देखा और 65 का चाइना का वार, 65 का पाकिस्तान का वार और 62 का चाइना का वार और 1965 का सूखा। उसके बाद हमने 1966-67 के आसपास में एक डिवैल्यूएशन फिर किया था और तीसरा डिवैल्यूएशन 1991 का है। मतलब 3 बार हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया। अगर हम देखिए, कहने का मतलब है करेंसी जब डिवैल्यू होती है, जब हम अपनी मुद्रा की कीमत को कम करते हैं वैश्विक सापेक्ष में, तो हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो वस्तुएं, जो हमने वस्तुओं का उत्पादन किया है उसका एक प्रकार से मार्केट में कीमत कम हो जाता है वैश्विक बाजार में, इसलिए हमारे निर्यात क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये मार्शल कर्व है। और अगर हम लॉरेंज कर्व के बारे में बातचीत करें, लॉरेंज कर्व का संबंध है, भैया बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लॉरेंज कर्व का संबंध है आय के वितरण से। और यह कैसा है, देखिए, यह इस प्रकार का एक माप बनता है, इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है और यह कहते हैं कि यह वाला जो कर्व है, ये जो अभी कर्वेचर लाइन दिखाई है, यह दिखाती है भैया, यह लॉरेंज कर्व को दर्शाती है, लॉरेंज वक्र को दर्शाती है। और यह जो लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन 45 एंगल की शो हो रही है, यह निरपेक्ष समता रेखा होती है। क्या होती है? निरपेक्ष समता रेखा। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने बस इतना बताया कि जो आय का वितरण है वो हम इससे, किससे, लॉरेंज कर्व से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो वैल्यू निकल के आती है उसको बताया था गिनी साहब ने। और ये इटली के अर्थशास्त्री थे या सांख्यिकी विद इनको कह लीजिए, और इनका पूरा नाम था कोरेडो गिनी। कोरेडो गिनी ये इटालियन सांख्यिकी विद थे और इन्होंने जो भी लॉरेंज कर्व से जो पॉइंट निकल के आते थे उसके द्वारा जो मान निकाला था वह 0 से 1 के मध्य निकाला था और कहा था
कि यह जो 0 से 1 के बीच में है, इसी के बीच में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं होंगी। और कौन कितना सम होगा, कौन कितना विषम, मतलब का आय का वितरण किस देश में कितना होगा, वह इस मान पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बातचीत करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ऑप्शन इसका नीचे है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। चलिए तब तक स्टडी कर लीजिए। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी, कोविड से पहले की बात है, कोरोना के पहले की काल की बात है, और क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ मेंस में 2018 में, बहुत पुराना नहीं है। देखिए मतलब क्या है, हमको अपनी तैयारी करते समय इसी तरीके के क्वेश्चन जब हम पढ़ें, हमको रट्टा नहीं मारनी है, हर चीज को बस 1 से 2 बार आंखों के सामने 3 बार गुजार दीजिए, अपने आप से चीजें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐसे ही याद होती है, बार बार रटने से याद नहीं होगी, एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे। 2 बार 3 बार 4 बार इसी इंफॉर्मेशन को गुजार दीजिए, ये इंफॉर्मेशन अपने आप से आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि वर्ष 2019 और 20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है, कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 4.5 दर्ज की गई है। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 4.5 दर्ज की गई है। और फिर आगे कह रहे हैं वृद्धि दर में, दूसरा कह रहे हैं वृद्धि दर में लगातार 7वीं तिमाही तक गिरावट की प्रवृत्ति चल रही है। और कह रहे हैं कौन सा सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 एंड 2 सही है। और आपका जो अगला वाला ऑप्शन है, जो अगला वाला ऑप्शन जो है आपका अगला वाला ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2। एक बार देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और पढ़िए इसको ध्यान से, पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। देखिए क्या है कि हमने जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद से भारत में आप कह सकते हैं कि सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट होता है। रिफॉर्म इन द रिस्पेक्ट था कि सबसे पहला रिफॉर्म आप इसको डिमोनेटाइजेशन के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण, पुरानी 500 और 1000 की नोटें जो थी वो प्रचलन से बाहर हो गई, तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, स्लो डाउन आ गया। और दूसरा रिफॉर्म हुआ इनडायरेक्ट टैक्स के रेफरेंस में जीएसटी को लाके, समझिएगा, चीजें जोड़ेंगे अपने आप से क्लियर हो जाएगा, और नहीं जोड़ पाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब है ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड 4.5% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो यह वाला बिल्कुल सही था। और इतनी कम क्यों रह गई, ये जो रिफॉर्म्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की, ये जो 2 रिफॉर्म चर्चा की, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट हुई थी वो डाउन फेज में चली गई थी, कुछ कम हो गई थी। और दूसरा देखिएगा, कह रहे हैं कि वृद्धि दर में लगातार 7वीं तिमाही तक गिरावट की प्रवृत्ति चल रही। नहीं भैया, गिरावट नहीं चल रही थी, कुछ जब हमने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को हम इंप्लीमेंट किए थे तब कुछ गिरावट हुई, लेकिन 7 लगातार तिमाहियों तक गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, और केवल ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। 4 ऑप्शन इसमें भी है, और 6 देखिएगा क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। ऑप्शन 1 कह रहे कि मानव पूंजी की निम्न, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय, फिर क्या कह रहे हैं, हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा कह रहे हैं, तीसरा क्या कह रहे हैं, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, और चौथा क्या कह रहे हैं, हायर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। 4 ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन में दिए हुए। देखिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, विकासशील है।
नो डाउट। विकासशील का संबंध बिल्कुल आर्थिक विकास से, बिल्कुल। और आर्थिक विकास का पैराडाइम मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों, मात्रा के साथ साथ में गुणवत्ता के स्तर में भी सुधार होता है, वृद्धि होती है। अब देखिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। कह रहे देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग, अगर आज के टाइम की बात करें, आज की करंट की बात करें, 2022 के बारे में अगर हम बातचीत करें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग हमारी कुल श्रम शक्ति का 49% हिस्सा, 49% भाग वर्तमान समय में भी आप देखेंगे किस पर डिपेंडेंट है, हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो कृषि क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। तो एक नंबर सही, एक नंबर सही। दूसरा देखिएगा, कह रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। अब आपको पता है कि हमारे यहां पर रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है। और कृषि के साथ समस्या क्या है, कृषि पूरे वर्ष भर लोगों को रोजगार नहीं दे पाता है। बिल्कुल समझिएगा, फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय, इसी टाइम पर लोगों को रोजगार मिल पाता है, अन्यथा वो सब खाली रहते हैं। और समझिएगा यह भी स्थिति देखी गई है कि जिस खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है, उस खेत में 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग काम कर रहे होते हैं। इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, काम करने की आवश्यकता है 5 लोगों की, तो 5 लोग एक्स्ट्रा काम करें। मतलब अगर हम 5 लोगों को खेत में काम करने से बाहर कर दें, तब भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब क्या है, हम देखेंगे कि हमारा दूसरा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तीसरा, मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता, हमारी स्किल कम है। अब आपको पता है हमारे यहां पर साक्षरता की स्थिति क्या है, एजुकेशन हेल्थ की स्थिति क्या है, हमारी स्किल प्रोवाइड करने की कैपेसिटी क्या है। हालांकि हमारे यहां पर समय समय पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहां पर आप देखेंगे कि मानव पूंजी का निम्न उत्पादन स्तर। अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़िया खाना, इस तरीके की चीजें अवेलेबल करा दें, तो वर्तमान समय में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहे हैं। जनसांख्यिकी आप देखेंगे लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा काम करने योग्य लोग यहीं पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं। और अगर हमारे पास स्किल्ड हो जाए, हमारे लोगों के पास स्किल्ड हो जाए, तो हम पूरे विश्व में, जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रेट में जा रही है, मतलब गिरते हुए जनसंख्या की प्रवृत्ति मिल रही है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहां प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये वाला गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बातचीत करें, तो देखिए केवल 1 और 2 नहीं भैया, 1 और 2 सही नहीं है। फिर देखिए 1 और 4 नहीं, 2 और 3 नहीं, 1 छूट गया। आपका कौन बचता है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है, चौथा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे कॉमन फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आर। कॉमन फीचर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और किसके कॉमन फीचर, अंडर डेवलप्ड। अब आपको पता है पूरे वैश्विक स्तर पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक होती है विकसित। अब विकसित में आपको पता है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च होती है। बहुत उच्च का मतलब अगर हम पैसे में दिखाएं, तो जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय औसतन पर कैपिटा इनकम की अगर हम बातचीत करें, तो पर कैपिटा इनकम $12,535 या इससे अधिक होती है, वह नेशन विकसित कहलाते हैं। दूसरे नेशंस होते हैं डेवलपिंग नेशन, जैसे कि हम हैं विकासशील। पहले हो गए विकसित, डेवलप्ड, और दूसरे कौन से हैं, विकासशील। विकासशील देखिएगा क्या है, तो विकासशील। अब विकासशील की स्थिति यह है कि ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हम कहें तो $1,045 से लेकर $12,535 या $534 तक होती है, उन देशों को हम विकासशील के नाम से जानते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत इसी में आता है, दक्षिण अफ्रीका इसी में आता है, चीन इसी में आता है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब इसी में आते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी जो क्वेश्चन में पूछा है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की सबसे खास विशेषता यह होती है कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय $1,045 या इससे कम होती है। और विश्व के अधिकांश अल्प विकसित राष्ट्र जो हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब विशेषताएं क्या होती हैं,
अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कह रहे हैं प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय। दूसरा देखिएगा पूंजी निर्माण की निम्न दर, बिल्कुल सही भैया, पूंजी निर्माण का दर बिल्कुल निम्न होता है। आप कह रहे हैं निम्न आश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है भैया इन देशों में। डिपेंडेंसी का मतलब समझिए कि जैसे भारत में अगर हम बातचीत करें, डिपेंडेंसी का आश्रितता का अर्थ ऐसे समझिएगा, आश्रितता का अर्थ, डिपेंडेंसी का अर्थ ऐसे कि घर में 5 लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का परिवार है, एक परिवार है, और परिवार में जॉब करने वाला लोग केवल एक है। एक लोग क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है, बाकी सब लोग क्या है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसे ही हम आश्रितता अनुपात के नाम से जानते हैं। तो क्या है, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नेशन है वहां पर आश्रितता अनुपात बहुत उच्च है, एक लोग काम करने वाले हैं, उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और फिर कह रहे हैं तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक कार्यबल शक्ति का होना। अरे भैया यहां पर अभी टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तब फिर खत्म हो गया काम। अब ऑप्शन 2 आपके सामने बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही बताया, प्रति व्यक्ति आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपकी स्क्रीन पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि ये जो क्लासेस होंगी ये आपको हर प्रकार से आपके एग्जाम के लिए तैयारी करवा देंगे, हर प्रकार से। कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, अंडर डेवलप्ड नेशंस की विशेषताएं भी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देख ली, एग्जाम्पल भी रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, इस तरीके के देश, सूडान, है ना, ये सारे के सारे, सोमालिया वगैरह, ये सब देश क्या है, अंडर डेवलप्ड हैं। बाकी विकसित विकासशील के बारे में भी चर्चा हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मेक्स द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है? अब मैं मंत्रालय का अगर आपको नाम बता दूं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वह आप देखेंगे कि वह एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कराती है। लेकिन आपसे मंत्रालय नहीं पूछा है, पूछा है आरबीआई। भैया आरबीआई नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करती है, गलत। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए 1935 में की गई थी। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्रदान करने के लिए इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। और उसके बाद से, या आप देखिएगा आज के टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक प्रकार से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित है। अगला देखेंगे, कह रहे सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको होल्ड करेंगे। वर्तमान समय में एग्जिस्टेंस में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है मतलब या वर्तमान समय में अस्तित्व नहीं है। वर्तमान समय की अगर हम बातचीत करें तो 2019 में आप देखेंगे कि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ नामक संस्था बना दी गई है। वर्तमान समय में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है, वो एनएसओ है। लेकिन एनएसओ यहां पर ऑप्शंस में नहीं है, एनएसओ ऑप्शंस में नहीं है। और इसके पहले जो एजेंसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती थी वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती थी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बातचीत करें तो 1950 में की गई थी। महालनोबिस जी का नाम आपने सुना होगा, महालनोबिस जी का, पीसी महालनोबिस जी का नाम। महालनोबिस जी ने एनएसएसओ की स्थापना करने के लिए भारत सरकार को सुझाव दिए थे। और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, इसका कोई स्थान नहीं है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? अब 2017 का क्वेश्चन था, 2017 का यूपीपीसीएस एसीएफ मेंस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और इंफॉर्मेशन कितनी सारी, स्थापना के संबंध में, आरबीआई के बारे में, सीएसओ के बारे में, वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है, एनएसएसओ के बारे में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और आज के टाइम में नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट कर रहा है? तो नेशनल इनकम को आज एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक ऑप्शन नीचे रहेगा दोस्तों, अभी हम कर देते हैं, उसको भी सही कर देंगे। चलिए तब तक पढ़िए, देखिए। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इशूड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी ऑन 21 जुलाई 2018। अब डाटा किसी को नहीं याद होता है, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया है तो मतलब
हमें देखते रहना है कि एशियन डेवलपमेंट क्या क्या काम भारत में कर रहा है। करंट इसी तरीके से पढ़ेंगे ना। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस का है, मेंस का एसीएफ में पूछा गया 2017 के फर्स्ट पेपर में, आप देख लीजिए। और यहां पर क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रेफरेंस में पूछा है। क्या कह रहे हैं कि 21 जुलाई 2018 को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जारी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कह रहे हैं इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2018 एंड 2019 एंड 2019-2020। कह रहे हैं कि सबसे तेज मतलब चाइना से भी आगे, देखिए आगे लिखा अहेड टू चाइना। कह रहे हैं कि चीन के आगे भारत 2018-19 में एवं 2019-20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। फिर आगे कह रहे हैं और ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड विल बी 8 to 9%। ग्रोथ रेट कह रहे हैं 8 से 9% होगा। और आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ट्रू स्टेटमेंट मतलब सत्य कथन के बारे में आपको चर्चा करनी है। और ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक और ना तो डी। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। चलिए बताइए हमको क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। चलिए जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तेजी के साथ सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की अगर हम बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा केवल और केवल एक। केवल और केवल एक, केवल और केवल एक सही होगा। दो वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इस समय भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 7 से 8% के बीच थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है लेकिन प्रयास करिएगा समझने का। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, करंट टाइम में ये क्वेश्चन जो पूछा था, विद रेफरेंस टू जीडीपी ऑफ द कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है? करेक्टली मैच करना है, सही से मिलान करना है। और देखिए इसमें 4 देशों के नाम दिए गए। अगर देशों के नाम देखिए, देशों के नाम की अगर हम बातचीत करें तो एक नाम दिया है, देखिए जापान। देखिए लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ में आएगा, अदरवाइज यहां से समझ में नहीं आएगा। दूसरा देखिए लिखा है यूके। तीसरे के बारे में अगर हम बातचीत करें, तीसरा लिखा है इंडिया। और चौथा लिखा हुआ है दोस्तों, चौथा लिखा हुआ है फ्रांस। ठीक है, ऑप्शंस पर चर्चा मत करिएगा, ऑप्शंस मत देखिएगा, क्योंकि यहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यहीं पर आप फोकस करिए। यह कह रहे हैं 2017 का डाटा, 2017 का डाटा वर्तमान समय में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन में है तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आज के डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, अगर हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बारे में चर्चा करें, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो विश्व की है वो यूएसए की है करंट टाइम में, और लगभग $22 ट्रिलियन इसका आकार है। यूएसए की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी का जो साइज है वो $22 ट्रिलियन है। उसके बाद की इकोनॉमी की अगर हम बातचीत करें तो उसके बाद की इकोनॉमी है चाइना, और इसका साइज लगभग 19 ट्रिलियन है। 19 ट्रिलियन। उसके बाद अभी अगर आप लोगों ने 1-2-3 दिन पहले का पेपर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें सुधार हुआ है। इंडिया ने ब्रिटेन को पछाड़ के 5वीं पोजीशन पर जीडीपी में रैंकिंग हासिल किया, मतलब विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनके तैयार हो गया। तो बीच में 2 अर्थव्यवस्थाएं और है। यहां पर तीसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो जापान की है, जिसका साइज $4 ट्रिलियन के आसपास है। $4 ट्रिलियन के आसपास इसका साइज है। और जर्मनी की भी इकोनॉमी इतनी ही बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा परसेंट दशमलव के बाद का जो है वो डाटा थोड़ा सा इधर उधर है। 4 ट्रिलियन दोनों की इकोनॉमी है। उसके बाद अगर हम भारत की इकोनॉमी की बातचीत करें, वर्तमान समय में जो भारत की इकोनॉमी का साइज है वो लगभग $3.17 ट्रिलियन है। $3.17 ट्रिलियन। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मतलब अगर आज का डाटा अगर आपको याद है तो यहां से मैच कर सकते हैं। कैसे मैच करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम 5वें पर आ चुके हैं और ये 5वीं रैंकिंग हो गई, और 6वीं रैंकिंग पर कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और 7वीं रैंकिंग पर कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो बस भारत को हटाना है यहां से। भारत को किससे नीचे करना है? भारत को आपको नीचे करना है ब्रिटेन और फ्रांस से भी नीचे करना है। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैच करेंगे तो देखिए जापान की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी, गिवन ऑप्शंस में चर्चा करिए। अब यहां पर देखिए जापान के सामने क्या लिखा था? $2.60 बिलियन। दूसरा देखिए 4.87 बिलियन और 2.62
बिलियन डॉलर और 2.58 बिलियन डॉलर। अब देखिए सबसे बड़ी इकोनॉमी आज के टाइम पर भी, ऑप्शंस के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? जापान की। तो मैच कर लीजिए, कहां से मैच होगा? दूसरे वाले में जाएगा यूके में। अगर इसको मैच ना करिए तो देखिए एक को आप 2 से मिला दीजिए, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, जो कि 4.87 ट्रिलियन डॉलर है। अब देखिए अगर ऑप्शन केवल एक ऑप्शन पकड़ के आप देख लीजिए, तब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एक के सामने चला जाएगा 2 और इसके सामने 3 और इसके सामने 1 और इसके सामने 4। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टाइपिंग है वो फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ था, इसीलिए ये चीजें। लेकिन ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन बनेगा यहां से फिर से रिपीट होगा, और इस बार जब रिपीट होगा क्वेश्चन तो इसमें इंडिया की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट के कारण यहां पर से रिपीट होगा। मैं आपको एक और रैंकिंग यहीं पर से बता देता हूं। दूसरी रैंकिंग के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं, एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार है वो चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और दूसरी रैंकिंग पर है यूएसए अमेरिका, और तीसरी हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार। मतलब कि उपभोग के मामले में, कंजम्पशन के मामले में हम तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।